हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे लेक्चर में। हम आज के लेक्चर में दोस्तों कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो डिफरेंशिएशन में ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हैं, जो आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज बेसिकली हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दो ही चीज़ें हैं, है ना, जिस पर हमें डायरेक्ट काम में आती है। मतलब देखो, यूँ तो डिफरेंशिएशन का बहुत सारा यूज़ है। मैं आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं जहाँ डिफरेंशिएशन लगता है, पर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट यूज़ किसी और चीज़ में है। जैसे नंबर 1 इज़ ग्राफ, है ना। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन और ग्राफ का क्या रिलेशन है ना। तो ग्राफिकल चीज़ों में कई बार डिफरेंशिएशन काम में आता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज जब चेंज हम निकालते हैं, हमने 8वीं 10वीं क्लास में परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं कि भाई साहब इसमें इतने परसेंट का चेंज हुआ, इसमें तो बताइए इसमें कितने परसेंट का चेंज होगा। तो जो परसेंटेज चेंज वाली कहानी है ना दोस्तों, वहाँ पर भी डिफरेंशिएशन काम आता है बहुत ब्यूटीफुली। तो अपन को आज देखना है ना। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 जो है दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, अभी हम इस लेक्चर में जो है हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। तो आ जाओ फटाफट ग्राफ पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले यार, डिफरेंशिएशन और ग्राफ का क्या रिश्ता है वो तो थोड़ी देर बाद देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि यार ग्राफ क्या चीज़ होती है दोस्तों। यार मेरे हिसाब से 6ठी क्लास में हम पहली बार ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं ना, 6th क्लास में, 5th 6th क्लास में पहली बार हमें यार ग्राफ के बारे में बताया जाता है। तो क्या चीज़ क्या है ग्राफ, मैं आपको थोड़ा सा अभी हम थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा बड़ों वाली जैसी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यदि मान लीजिए कि अभी मैंने कुछ समय पहले आपको इक्वेशन में फंक्शन और डोमेन बताया था, है ना, तो मैं इक्वेशन वापस से लिखता हूँ यार, है ना। मान लो इक्वेशन में लिख दी y = 3x + 2, वही वाली इक्वेशन जो मैंने पहले लिखी थी, मान लो वही इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी। तो मेरे को बताओ ये इक्वेशन हमें क्या बतलाता है। ये इक्वेशन हमें बताता है कि y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज y एंड x। ठीक है, और जब इसी रिलेशन को हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसी रिलेशन का, उसी को हम दोस्तों बोलते हैं ग्राफ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस एक्सिस पर x बनाता हूँ और इस एक्सिस पर y बनाता हूँ, क्लियर है। और मान लो कि इसका ग्राफ मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, समझ में आई बात। मान लो अपने को ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना, इस इक्वेशन में ग्राफ मेरे को ऐसा देखने को मिलता है। तो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y इन विच फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ y। समझ में आई बात। अरे फंक्शन से भी तो हमें यही मालूम चलता है। यहाँ पर मैं x की कोई एक वैल्यू पुट कर दूँ, लेट से कि लेट x = 2, है ना। तो बताओ इन केस y = कितना आएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो फॉर एनी वैल्यू, लेट से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मान लो यहाँ x = 2 है, तो फॉर श्योर यहाँ पर y = 8 होना पड़ेगा, है ना। तो ग्राफ इज नथिंग बट दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। समझ में आए बात। तो आप एक डेफिनेशन के फॉर्म में छोटा सा यहाँ पर लिख लो, है ना, ग्राफ का क्या चीज़ है। हालांकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें काम आएगी, लेकिन ठीक है लिख लो यार। आप अच्छे नोट्स बना रहे हो तो अच्छे नोट्स में हर छोटी से छोटी चीज़ मेंशन करना पड़ेगी, है ना। चलो, तो डेफिनेशन क्या है, इट इज a representation of, in fact it is a diagrammatic representation of relation between function and domain। क्लियर है। और यू कैन से रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये भाई साहब आप देख लीजिए कि इट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, देयर मे बी 1000 या इन्फानाइट टाइम ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कुछ भी रिलेशन हो सकता है दोस्तों, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं।
तो हर रिलेशन का कुछ ना कुछ ग्राफ होता है। तो दोस्तों हर किस टाइप के रिलेशन का, मतलब किस टाइप की इक्वेशन का, किस फंक्शन का किस टाइप का ग्राफ बनता है दोस्तों, वो अपन पूरा का पूरा ग्राफ का एक सेपरेट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, एक पूरा लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पर, उस पर पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें। ग्राफ को हमें पूरे फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ मैं आपको पूरा डेडिकेटेड टॉपिक है उसमें पढ़ाऊंगा दोस्तों। फिलहाल के लिए हमें जो चीज़ पढ़नी है वो ग्राफ का रिलेशन क्या है डिफरेंशिएशन से, समझ में आई बात। तो ये डिफरेंशिएशन से रिलेशन पढ़ने के लिए मेरे को एक चीज़ आपको बतानी होगी, दैट इज स्लोप। यार हर ग्राफ का या हर कर्व का एक स्लोप होता है दोस्तों। ये स्लोप क्या चीज़ है ये समझना। स्लोप का दोस्तों शाब्दिक अर्थ, या मैं कहूँ कि हिंदी में इसका मीनिंग होता है दोस्तों, हिंदी में इसका सिंपल सा मीनिंग होता है भैया ढलान, है ना, ढलान। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे को बताओ कि मान लो ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, y है ये, है ना, मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो मेरे को बताओ आप इस ग्राफ पे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर आए, मान लो इस ग्राफ में, या आप मान लो कि एक ढलान है जिसके ऊपर आप ऐसे चढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ चढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ढलान जो है सेम है, समझ में आई बात। लेकिन यदि मैं सामने आपके दूसरा ग्राफ बनाऊँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, ये y है और ये x है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहाँ पर, है ना, मान लो कि ग्राफ कुछ आपका ऐसा है, मान लो ऐसा है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ देख के, या थोड़ा सा ऐसा बना लो दोस्तों इसको, है ना, ऐसा बना लो। देखो मान लो आपका ऐसा ग्राफ है, तो मेरे को बताओ आप ऊपर चढ़ रहे हो, तो यहाँ चढ़ने में तो आसानी होगी, लेकिन जैसे आप यहाँ चढ़ने जाओगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। मतलब यदि देखा जाए, यदि मैं आपको कहूँ डायरेक्टली, तो यार इसका ढलान जो है, स्लोप जो है वो बढ़ रहा है। क्लियर है, ढलान या स्लोप में बात कहूँ तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ढलान बढ़ता जा रहा है। या मैं थोड़ा सा एक और उदाहरण देके यदि आपको समझाऊँ तो आप ऐसा कुछ कहोगे कि कुछ ऐसा है ना, ये y है, ये x है, और मान लो कुछ ऐसा है, तो आप क्या कहोगे कि ढलान देखो धीरे धीरे जैसे अपन इधर आते जा रहे हैं, ढलान जो है कम होता जा रहा है, समझ में आई बात, ढलान जो है कम होता जा रहा है। तो इस टाइप से दोस्तों ये जो है ढलान, स्लोप इज़ नथिंग बट ढलान, एक्चुअली ढलान का ही मतलब होता है स्लोप, समझ में आई बात। अब स्लोप एग्जैक्टली मैथमेटिकली क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझना मेरी बात, किसी भी ग्राफ के लिए सुनना ध्यान से, हाँ, किसी भी ग्राफ के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इस ग्राफ में मेरे को ढलान निकालना है ना, तो याद रखना हमेशा कि ये जो आपका स्लोप है ना, ये जो आपका कर्व है ना, ये जो भी एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं, इससे जो भी एंगल बनाता है, तो इस कंडीशन में जो स्लोप होगा, दैट स्लोप विल बी tan थीटा, समझ में आई बात, दैट स्लोप विल बी tan थीटा, है ना। ये तो रही बात स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, लेकिन बोलोगे सर इस वाली कंडीशन में बताओ, इस एग्जांपल में तो भाई हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि स्ट्रेट लाइन है तो जो अपन बना दे, तो जो अपन एक्स एक्सिस उसका एंगल निकाल दे डायरेक्टली। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी इस टाइप का रहता है, कर्व्ड रहता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, कर्व्ड रहता है ना, तो इस केस में मालूम आपको क्या करना पड़ता है, इस केस में हमें इस कर्व लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है दोस्तों। टेंजेंट क्या होता है यार, टेंजेंट याद करो, एक सर्कल है ना, टेंजेंट, ये सर्कल है, सर्कल पे किसी एक पॉइंट पर यदि मैं परपेंडिकुलर डाल दो रेडियस है, तो दैट विल बी टेंजेंट, याद है कि नहीं। तो यार हर एक पॉइंट, लेट से मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट पे देखो ये एक सर्कल बना रहा होगा कि नहीं होगा, इस सर्कल पर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर एक टेंजेंट डाल दूँ, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, समझ में आई बात। फिर दूसरा ये पॉइंट ले लो मान लो, तो इस पॉइंट पे सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, है ना, तो मैं टेंजेंट ऐसा डालूंगा इसमें, समझ में आई बात। इस पॉइंट पर टेंजेंट कुछ ऐसा आया, इस पॉइंट पर टेंजेंट कुछ ऐसा आया। मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, मान लो लेट से ये वाला पॉइंट, तो गोला ऐसा है अपना, तो टेंजेंट थोड़ा सा और ऐसा बनेगा, समझ आई बात। तो बेसिकली यदि ग्राफ आपका कर्व्ड है ना, यदि ग्राफ आपका कर्व्ड है तो क्या करना है आपको कि किसी एक पॉइंट, स्लोप, ग्राफ कर्व्ड है ऑब्वियसली, तो स्लोप बदल रहा है आपका, ढलान जो हर पल बदल रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर स्लोप कितना है ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डालना पड़ेगा, समझ में आई बात। उस पॉइंट पर अरे बहुत टफ नहीं है, एक दो बार सुनोगे तो फट से याद हो जाएगा। उस पॉइंट पर हमें एक टेंजेंट डालना है, और अब जो टेंजेंट है हमारा
वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका टेन थीटा। तो इस पॉइंट पर टेन थीटा 1, मान लो दूसरे पॉइंट पर चले गए तो यहाँ पर थीटा 2, तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना हो जाएगा टेन थीटा 2, है ना। इस पॉइंट पर स्लोप ये है, और इस पॉइंट पर मैं बात करूँ थीटा 3, तो यहाँ पर जो है स्लोप क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, टेन थीटा 3। अब बताओ एंगल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो टेन थीटा का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसका मतलब स्लोप भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आई बात। अब सुनना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने क्या कहा कि टेंजेंट डालना है आपको उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर टेंजेंट जब आप डालोगे तो वो जो टेंजेंट है वह एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाता है उस एंगल का टेन थीटा विल बी दी स्लोप एट दैट पॉइंट। समझ में आता है क्या। लेकिन एक बात याद रखना, स्ट्रेट लाइन में भी वही बात है। आप एक स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट डालोगे ना, मान लो मेरे को इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, ये सर्कल है, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही इसका टेंजेंट होगा। अगला पॉइंट, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट डालोगे तो ऐसा नहीं है कि ये टेंजेंट वाली कहानी स्ट्रेट लाइन के लिए गलत है। समझ में आई बात। स्ट्रेट लाइन के लिए टेंजेंट तो वही लाइन ही टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट का। समझ में आता है बात, नहीं आता है ना। तो एट एनी पॉइंट if line is straight, is curve is a straight line, then at any point slope will be same। समझ में आई बात। अब ऊपर कोई पॉइंट ले लो यार, आप यहाँ पर कोई पॉइंट ले लोगे तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। समझ में आई बात। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, तो हर पल इसका जो स्लोप आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है कांस्टेंट रहता है, और कर्व्ड का जो है वो चेंज होता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया। अरे क्लियर है। इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा दोस्तों, देखो इस पॉइंट पर डालोगे स्लोप ऐसा, इस पॉइंट पर डालोगे तो ऐसा, इस पॉइंट पर डालोगे तो ऐसा। समझ में आता है क्या। अब देखो एक्स एक्सिस तो इधर है दोस्तों, है ना, एक्स एक्सिस तो इधर है, तो आप देख रहे हो ये एंगल धीरे धीरे एक्स एक्सिस से एंगल बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है। समझ में आई बात। तो यहाँ स्लोप जो है नेगेटिव में बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है, तो यहाँ पर स्लोप अल्टीमेटली घट रहा है। समझ में आता है कि नहीं। बिल्कुल सही। तो चलिए ये वाली बात हो गई। तो अपन और भी, आप बिल्कुल घबराएं ना, अपन बिल्कुल है ना ये स्लोप लोप के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अलग से चैप्टर, मैंने कहा बिल्कुल डेडिकेटेड टॉपिक ही अलग से, पूरा लेक्चर जो है अपन ग्राफ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो फिलहाल के लिए अपन यहाँ की चीज़ समझते। तो बेसिकली स्लोप की डेफिनेशन क्या हुई। स्लोप की डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स द टेन थीटा ऑफ द कर्व वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व एंड एक्स एक्सिस। समझ में आई बात। लिख लो है ना। इट represents tan theta of the curve where theta is angle between tangent to the curve एंड एक्स एक्सिस। समझ में आती है बात, है ना। टेंजेंट टू द कर्व एंड एक्स एक्सिस। अब मेरी बात समझना, आगे थोड़ी सी और बात है ना, इसको लेकर के अपन थोड़ी सी और बात करते हैं ना। एक वापस से मैं एक बार एग्जांपल लेता हूँ। y है और ये x है, ठीक है। मान लो कर्व अपना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मेरे को टेंजेंट निकालना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैं क्या करूँगा, है ना। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है टेन थीटा। तो बेसिकली ये एंगल है ना, तो यहाँ पर बताओ मेरे को टेन थीटा जो है ये स्लोप के बराबर है, ठीक है। यदि मेरे को x1 के लिए y1 का वैल्यू पता है, x2 के लिए y2 का वैल्यू पता है, तो आपको नहीं लगता कि दिस वैल्यू इज़ डेल्टा y। अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, डेल्टा y, और ये वाला वैल्यू जो है ये डेल्टा x है। तो स्लोप इज़ नथिंग बट डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन। दोस्तों मैं ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखो, यदि ये कर्व ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, इन दैट केस y और ये x है ना, है ना। मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर A पॉइंट एंड दिस इज़ योर B पॉइंट। तो मुझे बताओ फॉर दिस वैल्यू ऑफ x देयर इज y1, है ना,
x2 उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दोस्तों y2 होगा। अब देखो स्लोप यहाँ पर हर पल बदल रहा है, हमें दिख रहा है यार क्लियर कट यहाँ पर स्लोप बदल रहा है, लेकिन क्या हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज देख ले रहे हैं, है ना, कि भाई ये जो है इसका एवरेज स्लोप है। तो वो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अरे भाई साहब कुछ नहीं करना, वही x एक्सिस से जो ये एंगल बना रहे हैं तो टेन थीटा जो है वो स्लोप हो जाएगा, और दैट विल बी ये वाला वैल्यू डेल्टा y, ये वाला वैल्यू डेल्टा x, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये जो स्लोप आया दोस्तों, ये स्लोप कुछ नहीं है, ये एवरेज स्लोप है। a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक का एवरेज स्लोप हमने इसमें निकाल दिया है। समझ में आया कि नहीं, एवरेज स्लोप हमने निकाल दिया। मान लो अब स्लोप चूंकि बदल रहा है, तो मेरे को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए, मतलब उसका मेरे को स्लोप चाहिए, कितना है स्लोप। तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, बहुत आसान है। मुझे क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे एक छोटा सा dx का टुकड़ा लेना है। तो उस dx के करस्पॉन्डिंग जो है, इस dx के करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा टुकड़ा dy मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इस पार्ट को आपको बिल्कुल है ना जूम करके दिखाता हूँ। तो देखो यदि मैं बात करता हूँ इस एंगल का, तो इस एंगल का टेन थीटा जो है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्लोप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये वैल्यू में बात करूँ तो ये dy है, ये वाला वैल्यू dx है। समझ में आई बात। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए मैं यहाँ स्लोप निकालने जाऊँ, है ना, स्लोप वो भी कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालने जाऊँ, तो दैट स्लोप विल बी टेन थीटा, है ना। और टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाय dx। समझ में आई बात। और क्या आपको नहीं लगता कि dy बाय dx कुछ और नहीं, डेरिवेटिव है ना। किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है y और x का, है ना। इट इज डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कोई भी कर्व, अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था पहले केस में, इस केस में यहाँ पर मैं बताने जा रहा था एवरेज स्लोप। समझ में आई बात। एवरेज स्लोप इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक का अपन ने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। तो वो एवरेज स्लोप अपन वो कन्वेंशनल मेथड से निकालते हैं। टेन थीटा करो तो डेल्टा y बाय डेल्टा x। समझ में आई बात, दैट इज एवरेज। दूसरी चीज में जो यहाँ पर निकाला वो मैंने निकाला इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप या एवरेज स्लोप, और यहाँ इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव। समझ में आई बात। इंस्टेंटेनियस स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव। इस बात को याद रखना है। समझ में आई बात। और इसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ अ इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, स्लोप ऑफ अ कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस चीज को आप लिख लीजिए अच्छे से, इसको आप लिख लीजिए डेरिवेटिव, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन represents slope of a graph or obviously curve at a particular point. Derivative of a function represents slope of a graph at particular point. समझ में आई बात। जैसे एक बढ़िया सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्तों, है ना, एक बढ़िया सा आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते यार, एग्जाम्पल के बिना कभी मज़ा आया है क्या। मान लो कि एग्जाम्पल एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, दैट इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ क्या y इज अ फंक्शन ऑफ x, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर मान लो अपने पास इसका एक कर्व है, इसका एक ग्राफ है अपने पास, है ना। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। समझना मेरी बात ध्यान से, है ना। अब मुझे क्या चाहिए कि इस ग्राफ का स्लोप कितना है। समझना मेरी बात, इस ग्राफ का क्या है, स्लोप कितना है, ठीक है। तो मैं अब बोलूँगा सर यहाँ पर तो देखो आप, है ना, हर पल टेंजेंट डालो, यहाँ टेंजेंट डालो, यहाँ टेंजेंट डालो, यहाँ टेंजेंट डालो, तो हर पल टेंजेंट तो बदल रहा है यार।
है ना, तो इसका मतलब इसका स्लोप भी बदल रहा है ना। लेकिन अब अपन दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो उसका एवरेज बिल्कुल स्लोप निकाल दिया जाए, समझ में आई बात। तो एवरेज नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें आप क्या फाइंड आउट कीजिए, इस पे आप इंस्टेंट स्लोप फाइंड आउट कीजिए कि इंस्टेंट स्लोप कितना हुआ, समझ में आई बात। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी कर्व का जो डेरिवेटिव होता है, मतलब dy बाई डी एक्स करूँगा, दैट विल बी स्लोप, और वो भी कौन सा वाला, इंस्टेंटेनियस वाला स्लोप, समझ में आई बात। तो बताओ dy बाई मतलब 3x² बाई डी एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 3x² बाई डी एक्स आप करोगे तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या 6x आ जाएगा। तो 6x इज़ नथिंग बट योर स्लोप, समझ में आई बात। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हो क्या स्लोप कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं, स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। स्लोप कितना आया दोस्तों, स्लोप जो है यहाँ पर 6x आया, मतलब स्लोप जो है खुद फंक्शन है किसका, स्लोप इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, समझ में आई बात। मतलब यहाँ पर स्लोप x के साथ बदल रहा है, और बदलना भी चाहिए। अरे देख के ही समझ में आ रहा है यार, इसमें देखो आप x बढ़ा रहे हो, इस x के लिए स्लोप कुछ और है, लेकिन थोड़ा सा और x पे चले जाओगे तो ये x2 के लिए स्लोप कुछ और है, स्लोप थोड़ा बढ़ गया, और बढ़ना भी चाहिए बिकॉज स्लोप इज 6x, तो विद द वैल्यू ऑफ x स्लोप विल इंक्रीज, समझ में आता है आपको, है स्लोप जो है वो बढ़ रहा है, तो अपने पास ये स्लोप। अब यहाँ इंस्टेंटेनियस स्लोप का क्या मतलब है दोस्तों, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आप यहाँ x1 की वैल्यू रख दोगे तो स्लोप मिल जाएगा आपको किस इंस्टेंट पर, एट x1 आपको स्लोप मिल जाएगा 6x1। फिर दूसरा आप यहाँ पर जो है x2 का वैल्यू रख दीजिए, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्लोप एट x2, कितना मिल जाएगा बताओ, 6x2। आप यहाँ पर x का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर उस कर्व का क्या स्लोप है वो आपको मिल जाएगा। क्या बात समझ में आता है आपको, परफेक्ट। तो दिस इज बेसिकली स्लोप। अरे क्लियर है यार, पक्का ना। चलिए अब यहाँ पर एक नया टर्म आपको, स्लोप समझ में आएगा भाई, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर दो तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, इतनी बात हमें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक नया टर्म है ना, यहाँ पर एक नया टर्म है, ध्यान से सुनना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्लियर है। अब मेरी बात समझना, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लो आपको y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x3, लेट्स से आपको क्या दिया हुआ है 4x3, एक्स स्क्वायर ही ले लो अभी तो, ठीक है। मान लो आपको 4x² जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं इससे पूछूं कि इस कर्व में आप बताइए स्लोप कितना हो, तो आप बोलोगे सर dy बाई डी एक्स, आपने बताया डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो स्लोप बता देता है, तो स्लोप अपन ने निकाल लिया सर, ये हो जाएगा 8x। अरे डिफ्रेंशिएट करके स्लोप 8x आ जाएगा। अब सर स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्लोप इटसेल्फ इज चेंजिंग, मतलब यू कैन से कि स्लोप इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। अरे यार मतलब यहाँ पर स्लोप जो है, मेरी बात समझना, जो ढलान है वो x पे डिपेंड कर रही है ना, मतलब विद दी with the value of x slope is also going to change। मतलब मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। तो बताओ किसी भी चीज़ का यदि मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो क्या यहाँ पर मैं ऐसा निकाल दूँ, देखना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना, RCS की मैं बात करूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्लोप बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में स्लोप को डिफ्रेंशिएट कर दो, समझ में आई बात। तो बताओ स्लोप को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर स्लोप जो है वो कितना आया था 8x, तो डी 8x बाय डी एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ 8। तो जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो किस प्लस स्लोप किस रेट से, स्लोप खुद किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज 8। समझ में आई बात। अरे क्लियर है क्या। तो मेरी बात समझना, कंक्लूजन में यहाँ पर आपको लिखता हूँ ज़रा, कंक्लूजन यहाँ पर ये है नंबर 1 कि जो सिंगल डेरिवेटिव है ना, मतलब सिंगल डेरिवेटिव और dy बाय डी एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है उसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव मतलब
ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डबल डेरिवेटिव को, ध्यान से देखना, डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। ये जो डबल डेरिवेटिव है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। समझ में आई बात कि स्लोप इटसेल्फ किस रेट से चेंज हुआ है, ठीक है। तो समझ में आया क्या, सिंगल डेरिवेटिव है, एक बार डिफरेंशिएट करने से स्लोप आता है, दो बार डिफरेंशिएट करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आता है। अब सर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप से हमें क्या लेना देना, हमको क्या फ़ायदा, बताते हैं। एक बहुत शानदार जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा तो नहीं है, बहुत मस्त है, उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि पूरा का पूरा इस पर बेस्ड है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा पूरा पूरा इस पे बेस्ड है, तो अच्छे से समझना, है ना। ये जो अपन ने अभी ग्राफ पढ़ा ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा इस ग्राफ से जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो आओ ध्यान से देखो इसको एक बार, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा। चलो तो मैक्सिमा और मिनिमा का कहानी समझना दोस्तों, समझना, ठीक है। मान लो आपको एक कंडीशन गिवन हो जहाँ पर y इज़ फंक्शन ऑफ x, है ना, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y। और यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, लेट से मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये y है, ये x है, ठीक है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ y एंड x मान लो कि ऐसा करके एक ग्राफ बना, ठीक है, ये मान लो एक ग्राफ आपको ऐसा करके दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा करके दिखाई दे रहा है। तो आप बताओ कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y। लेकिन आप इस ग्राफ में एक चीज़ गौर करके देखो कि x की एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू है ना, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी है ना, x का एक पर्टिकुलर वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, है ना, मैं x1 मानता हूँ इसको, मान लो उसके लिए y का वैल्यू मिनिमम आ रहा है, समझ में आई बात। और उसी के साथ में x का एक कोई दूसरा वैल्यू, x का कोई दूसरा वैल्यू है ना, मान लो लेट से x2, उसके करस्पॉन्डिंग y का कोई वैल्यू है जो कि मैक्सिमम है, समझ में आई बात। तो हम इस मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट में क्या सीखने वाले हैं आपको मालूम है। इस मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट में हम पहली बात तो ये सीखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट, कि भाई किस x की वैल्यू पर y का वैल्यू मिनिमम आएगा, और दूसरी बात मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर एनी वैल्यू, फॉर सम वैल्यू ऑफ x देयर विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ y, एट एनी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो पहली बात तो हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि भाई वो x का कौन सा वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग हमें y मिनिमम मिल रहा है, समझ में आया, आई एम सो सॉरी। तो ये x1 x2 हम निकालना सीखेंगे, क्लियर है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, है ना, दो कॉन्सेप्ट है। आप इस ग्राफ को एक बार ध्यान से देखोगे, फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार 5 बार 10 बार जितनी बार ज़रूरत पड़े अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। y है और ये x, ठीक है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं वापस से उस ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही बड़ा हो गया है, ये लो, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वो पॉइंट है कि जहाँ पर मिनिमा है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमा है, समझ में आई बात। आप बताओ, कैन यू कमेंट अबाउट स्लोप एट दीज पॉइंट्स। मेरे को बताओ स्लोप अपन कैसे निकालते थे, स्लोप अपन टेंजेंट डालते थे, तो मेरे को बताओ यदि मैंने टेंजेंट डाला तो ये टेंजेंट x एक्सिस से, देखो, ये अपना x एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है, तो यहाँ पर दोनों ही केस में x एक्सिस से ये 0 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है, 0 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब एट द पॉइंट वेयर maxima or minima is obtained, at that points slope is going to be 0. so यहाँ पर स्लोप 0 है, मतलब मैं यदि इन दोनों पॉइंट को, यदि मान लो मेरे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, और यदि मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव का वैल्यू जो है इन दोनों पॉइंट्स पे 0 आएगा, समझ में आई बात। मतलब डेरिवेटिव मतलब स्लोप, और स्लोप इन दोनों पॉइंट्स पर 0 है। सो कॉन्सेप्ट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ याद रखना है,
कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज कि एट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज 0. At maxima and minima slope is 0, or you can say dy by dx का वैल्यू 0 होगा at मैक्सिमा एंड मिनिमा. दोबारा नहीं लिखता, बस इतनी सी बात. तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज 0. एक एग्जाम्पल के बिना मज़ा नहीं आता. एग्जाम्पल के बिना मज़ा नहीं आता. आओ फटाफट एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना. एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो आपको y एक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज 25x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, है ना. ये इक्वेशन दिया हुआ है ना. ये इक्वेशन दिया हुआ है. मान लेते हैं कि इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा, है ना. मान लो कि इस इक्वेशन का ग्राफ ये y है और ये x है, और भाई साहब इक्वेशन कुछ ऐसा है, ठीक है. अब इस इक्वेशन पर मैं बता रहा हूँ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ y और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y. आएगा कि नहीं आएगा? तो उन दोनों ही पॉइंट्स में स्लोप 0 आएगा. तो इसका फटाफट अपन क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं. स्लोप मतलब dy बाय dx मतलब d 25x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बाय dx. समझ में आई बात? स्लोप कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? मेरे को बताओ. 50x माइनस 10, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और ये स्लोप जो है किसके बराबर होगा? 0. एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों ही पॉइंट में एक बात है. अब आप बोलोगे सर मैक्सिमा और मिनिमा, अब आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है. इसको सॉल्व कर लो. यदि मैं यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? आगे इसको सॉल्व कर लो तो सॉल्व करने में मेरे को मिलेगा 50x माइनस 10 इज इक्वल टू, यदि 0 है तो इन दैट केस मेरे को यहाँ पर 50x इज इक्वल टू 10 मिलता है, और आगे सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू 1/5 मिलता है. मतलब मेरे को x की एक ऐसी वैल्यू मिली. मेरी बात ध्यान से सुनना. मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया और 0 कर दिया. मतलब ये तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो मेरे को x का ये वैल्यू मिला. मतलब एट द वैल्यू ऑफ x, है ना, वो भी कौन सा वैल्यू? 1/5. मतलब जब x का वैल्यू 1/5 हो, उस पॉइंट पर y का वैल्यू, वो जो स्लोप है, सॉरी हाँ, जो yx का स्लोप है, वो स्लोप 0 हो जाता है. और स्लोप 0 होने का क्या मतलब है? स्लोप 0 होने का ये मतलब है कि उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा बनेगा या तो मिनिमा बनेगा. समझ में आई बात? तो हमें वो x का वैल्यू मिल गया है, हमें वो x का वो वैल्यू मिल गया है जिसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू या तो मैक्सिमा होगा या y का वैल्यू या फिर मिनिमा होगा. समझ में आई भाई? अब ये कैसे पता लगाएं कि सर यार ये x इज इक्वल टू 1/5 और मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा? तो ध्यान से सुनना. यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2, है ना. तो उस कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने के लिए वापस इस ग्राफ को देखो एक बार, है ना. इस ग्राफ को देखो, मेरे को बताओ कि ये जो था अपना मिनिमा वाला पॉइंट था, है ना. ये वाला जो पॉइंट है अपना मैक्सिमा वाला पॉइंट था. तो मेरे को बताओ कि मिनिमा वाले पॉइंट पर स्लोप जो है, यहाँ स्लोप 0 था, इस पॉइंट पर स्लोप कुछ ऐसा हो जाएगा. इस पॉइंट पर स्लोप कुछ ऐसा हो जाएगा. तो आपको नहीं लगता कि मिनिमा वाले पॉइंट पर स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है? नहीं बात समझ में? स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और इधर पर देखो, इधर पर देखो, इधर पर पहले स्लोप ये था 0 था, फिर स्लोप नेगेटिव में चलेगा. तो यहाँ पर स्लोप जो है, यहाँ पर इस पॉइंट पर स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इस पॉइंट पर स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है. मतलब स्लोप इंक्रीज होने का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप चेंज हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी पॉजिटिव, है ना. किस पॉइंट पर? मिनिमा पर, है ना. और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विल बी नेगेटिव, क्योंकि स्लोप धीरे धीरे घट रहा है. कहाँ पर? मैक्सिमा पर. मैक्सिमा के जस्ट बाद जो है, मैक्सिमा से ही चालू हो जाता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट मैक्सिमा इज नेगेटिव और डिक्रीजिंग, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव इन केस ऑफ मिनिमम. समझ में आई बात? सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो यहाँ पर लगता है वो ये है, ध्यान से सुनना. कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज, मेरी बात ध्यान से सुनना. कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, और मैं यूं कहूं डबल डिफरेंशिएशन d² बाय dx². ये जो वैल्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, है ना, ये क्या होगा? इट इज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव है. कहाँ पर पॉजिटिव है? एट मिनिमा, है ना. और इट इज नेगेटिव इन केस ऑफ मैक्सिमा.
समझ में आई बात? तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो पॉजिटिव होता है मिनिमा पे और नेगेटिव होता है मैक्सिमा पे। अपने ऊपर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। देखो एक बार तो डिफरेंशिएट स्लोप तो निकाल ही चुके थे, ये स्लोप आ गया था, हमें क्या करना है यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट करना है। तो वही ऊपर वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। अपने को y जो है वो कितना दिया गया था, वो दिया गया था 25x² माइनस 10x माइनस 5। जब अपन ने उसको एक बार डिफरेंशिएट करा dy/dx निकाला तो अपने को मिल गया था 50x माइनस 10। जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे बाय dx², तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, सिर्फ 50। क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 50। तो मेरे को बताओ कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है RCS, है ना, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑब्वियसली ये क्या है, पॉजिटिव। समझ में आई बात? ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब कि ये जो पॉइंट था अपना, ये जो पॉइंट था x/5, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट किसका था, मिनिमा का था, है ना। तो इससे हेंस प्रूव्ड कि ये जो पॉइंट है x = 1/5, दैट पॉइंट विल बी ऑफ मिनिमा। समझ में आएगा? सर कुछ समझ में आया, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई। मैंने आपको बताया, एक बार आओ फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि हमें फॉर एनी वैल्यू ऑफ x हमें एक y का मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है और मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। फिर अपन ने ग्राफ देख के एनालिसिस किया कि सर कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा कि जिसमें हमने ये पढ़ा कि सर जहाँ पर मैक्सिमा आता है या जहाँ पर मिनिमा आता है वहाँ की खास बात ये है कि वहाँ पर स्लोप 0 होता है। तो स्लोप 0 मतलब सिंगल डेरिवेटिव बराबर 0 हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जाम्पल आपको इक्वेशन लिख के एक बार डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो मेरे को x का एक वैल्यू मिला। तो x के उस वैल्यू पर स्लोप जो है हमारा वो 0 है। इसका मतलब x की उस वैल्यू पर या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा आएगा। अब ये कैसे कंफर्म करना है कि वो पॉइंट पर मैक्सिमा है मिनिमा है? तो मैंने आपको बताया कि जहाँ मिनिमा आता है उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जो स्लोप धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट मिनिमा विल बी पॉजिटिव एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट मैक्सिमा विल बी नेगेटिव। समझ में आई बात? और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसे निकालते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव निकाल के। समझ में आई बात? तो जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मिल जाता है। समझ में आता है कि नहीं? तो इन केस ऑफ मिनिमा वो पॉजिटिव होगा, मैक्सिमा वो नेगेटिव होगा। तो ये रही बात। अब आओ फटाफट एक क्वेश्चन अच्छा वाला करते हैं और उस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, सारी की सारी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्या लोचा है। ठीक है, बढ़िया। आ जाओ फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं करो तब तक यार कॉन्सेप्ट का एसेंस समझ में नहीं आता है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लिख दो मेरे साथ। इफ y = 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 80, ठीक है, देन फाइंड। हाँ जी दोस्तों, तो फिर ये क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। इफ y = 2x³ माइनस 21x² प्लस 60x प्लस 80, ठीक है, देन फाइंड the maximum and minimum value of y along with value of x for which y is मैक्सिमम एंड मिनिमम। समझ में आई बात? आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने का बोला है आपसे? क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि आप हमें बताइए कि x की किस वैल्यू के लिए x का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। हाँ, x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है और मिनिमम है, और साथ में ये पूछा गया कि वो y और y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके करस्पॉन्डिंग y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको, अब देखो आप यदि ट्राई कर सकते हो तो वीडियो पॉज कर लो और ट्राई कर लो एक बार, है ना। और मान लो नहीं होता है तो इनकेस आप वापस आओ और इसको देखो। वैसे भी ये आपसे नहीं बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहला तो दोस्तों हमें एक बात बहुत 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 अच्छे से मालूम है। वो क्या बात मालूम है हमें अच्छे से? वो ये है कि भाई साहब
मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही पॉइंट पर स्लोप जीरो होएगा। तो फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस्तेमाल कर दो। जो स्लोप है मतलब डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, ये स्लोप कितना हो जाएगा फटाफट, डी 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 80 बाय डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो आपको यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 60, है ना, ये स्लोप मिल जाएगा आपको। और ये स्लोप किसके बराबर रख देना है, ज़ीरो के बराबर। समझ में आई बात, ज़ीरो के बराबर रख देना। देखो थोड़ा इसमें से कुछ 6 कॉमन निकाला जा सकता है, 6 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब 6 को इधर डिवाइड लेके आ जाओ तो भाई 0/6 तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे सामने इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है वो सीखा था। हालांकि मैं आपको फिर सिखा दूंगा अभी बेसिक मैथमेटिक्स में, बट अभी के लिए तो आपको पुराना ज्ञान इस्तेमाल करना पड़ेगा, और नहीं याद है तो कोई वाली बात नहीं, देखते जाओ बस, ठीक है। हमें क्या करना रहता है, इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना रहता है। ऐसे स्प्लिट करना रहता है जिसका सम करें, जिनको जोड़ दें तो वापस 7x माइनस 7x आ जाए। और जिन दोनों टर्म्स में हमने तोड़ना है, जब उन दोनों को गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, वो इसके और इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। समझ में आई बात, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को जब हम इसको स्प्लिट करेंगे और इन दोनों का सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें माइनस 7x मिलना चाहिए। और जब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10x स्क्वायर मिलना चाहिए। समझ में आती है क्या बात आपको। तो यहाँ पर बताओ इसको कैसे तोड़ें। तो देखो ऐसा अपन को प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आएगा ना, एकदम से नहीं आएगा ये चीज़। तो अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में फिर बताऊंगा, और साल भर आते ही जाएगा कई बार। तो उसको देखो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप देखो यहाँ पर माइनस 5x माइनस 2x, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7x मिलेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x माइनस 2x तो प्लस 10x स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 5, और इन दोनों में से आप क्या निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, ये सॉरी -2 निकाल लो, ठीक है। तो -2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x और -2 इन दोनों को भी कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 2 यहाँ आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू को भी 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 आ गया। वाओ 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 वाओ, मतलब इस केस में हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली हैं, है ना, x की 2 वैल्यूज़ मिली, एक तो ये और एक तो ये। मतलब इन दोनों ही x की वैल्यूज़ पर हमें स्लोप जो है वो 0 मिल रहा है। मतलब इन दोनों में से एक पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा और एक पॉइंट पर मिनिमा बनेगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल शानदार वाला है ना। इसके पहले जो उदाहरण लिया था उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा था, तो इस केस में हमें वहाँ पर मिनिमा मिल गया था, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही, मतलब किसी एक में मैक्सिमा बनेगा, किसी एक में मिनिमा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो मतलब डिफ्रेंशिएट करना है किसको, ये वाली वैल्यू को, है ना। 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 60 बाय डी एक्स, मतलब एक बार और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आए बात, जब हमने तो डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो जब इसको हम दोबारा से फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12x माइनस 42। समझ में आई बात, क्या मिल गया अपन को यहाँ पर डबल डिफरेंशियल, क्या मिल गया 12x माइनस 42। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी x पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात, मेरी बात समझना। यहाँ हमें यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट मिल गया, डबल डिफरेंशियल मिल गया, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। अब हमें देखना है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ये किस पोजीशन पर पॉजिटिव आता है, किस पोजीशन पर नेगेटिव आता है। जिस पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाए, है ना, वो पॉइंट क्या होगा आपको मालूम है, मिनिमा, और जिस पॉइंट पर नेगेटिव आ जाए वो पॉइंट विल बी मैक्सिमा। समझ में आई बात। अब हमारे पास 2 पॉइंट है जहाँ पर स्लोप 0 था, एक तो x = 2 और दूसरा x = 5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार x पुट करके देखते हैं, एक बार 2 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एट x = 2 पुट करके देखते हैं। 2 पुट करो ज़रा, x = 12 × 2 - 42, है ना। तो यहाँ पर 24 - 42, तो यहाँ पर आपको जो है 24 - 42, है ना। तो 42 - 24 यहाँ पर आ जाएगा -18, ठीक है। और दूसरी जगह अपन x = किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन x = 5 की बात कर रहे हैं।
तो एट x इज इक्वल टू 5 की बात कर रहे हैं, तो पुट करो ज़रा इस इक्वेशन में, तो 12 इंटू 5 माइनस 42, तो 12 इंटू 12 5 60 माइनस 42 दैट विल बी 18। तो आप देख रहे हो कि ध्यान से देखना x इज इक्वल टू 2 पर जो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मिल रहा है डबल डिफरेंशियल, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रहा है। मतलब ये पॉइंट जो है क्या रहेगा, ये पॉइंट हमें नेगेटिव मिला, तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, ये पॉइंट पर हमें मिलना चाहिए मैक्सिमा, और जहाँ पर हमें पॉजिटिव मिल रहा है ना, वहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए, मिनिमा। मतलब हमें ये मालूम चल गया कि x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमा और x इज इक्वल टू 5 पर मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? अब दूसरी चीज़, हमें एक लास्ट चीज़ और फाइंड आउट करनी थी। हमें फाइंड आउट करना है कि y का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मेरे को बताओ y की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि नहीं थी यार? y की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 80। ठीक है, ये हमें y की इक्वेशन गिवन थी। अब हमें मालूम है कि हमें क्या मालूम है दोस्तों कि x इज इक्वल टू 2 पर हमें मिलने वाला है मैक्सिमा और x इज इक्वल टू 5 पर हमें मिलने वाला है मिनिमा। समझ में आई बात? तो हमें y का वैल्यू चाहिए ना, तो y का वैल्यू जो है मैक्सिमम आ रहा है x इज इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पर हर जगह पर आप 2 पुट कर दीजिए। समझ में आई बात? मतलब 2 इंटू 2 का पावर 3 है ना, माइनस 21 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 60 इंटू 2 प्लस 80। समझ में आई बात? ये y मैक्स का वैल्यू आ जाएगा और इस पॉइंट पर y का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, वहाँ पर 5 पुट कर दीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5³ माइनस 21 इंटू 5 स्क्वायर, है ना, प्लस 60 इंटू 5 प्लस 80। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y का मिनिमम वैल्यू और y का मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगा। समझ में आता है बात कि नहीं आता है? देखो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन जब आता है ना नीट में, तो छप्पर फाड़ के आता है भाई साहब, है ना। मतलब फिर अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है। इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार आपको बार बार काम नहीं आने वाला नीट के दौरान, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो फिर टॉपर से ही बनता है सिर्फ। ठीक है, चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या करा, सिंगल डिफरेंशिएट के उसको 0 के बराबर करा, तो हमको 2 वैल्यू मिली, एक पर मैक्सिमम आ रहा है, एक पर मिनिमम आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने डबल डिफरेंशिएट किया और डबल डिफरेंशिएट करके हमें एक वैल्यू मिली, तो जो 2 वैल्यू पे हमें मैक्सिमम मिल रहा था वो वैल्यू मैंने बारी बारी से पुट किया। तो जिस पर भी वो डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आया वो मैक्सिमा था, वो मैक्सिमा का पोजीशन है, और जिस पर भी नेगेटिव आया वो मिनिमा, सॉरी मतलब नेगेटिव आया तो मैक्सिमा था और पॉजिटिव आया तो मिनिमा था। समझ में? उल्टा होता है यहाँ पर, ये बात याद रखना। फिर हमें y का वैल्यू पूछा है तो मैंने वो दोनों x का पुट कर दिया बारी बारी से, तो मेरे को y मैक्स और y मिनिमम मिल गया। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं इस पे बेस्ड, मैक्सिमम मिनिमम पे बेस्ड एक वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से क्वेश्चन बनता है ना। आप चिंता ना करें, जब मैं आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर वापस से मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पर एक बार अपन कर लेते हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन लिखो फटाफट। इफ पोटेंशियल एनर्जी U is given by x³ minus 3x square minus 9x plus 4, ठीक है, then find position where potential energy is maximum or minimum. Also find U max and U minimum. समझ में आता है क्या बात आपको? आपको मैं एक बात बता दूं यहाँ पर कि ये पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हुआ है ना, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x,
तो आपको क्या करना है, वो पोजीशन फाइंड आउट करना है जहाँ पर u का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम है, और u का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट करना है। तो आप बिल्कुल अब इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल से ट्राई करो और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। समझ में आई बात? तो ट्राई कर लो। चलिए, तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा वीडियो पॉज करके। हाँ, हर बार ऐसा करना है दोस्तों, हर क्वेश्चन को कॉपी पे लिखना है और उसको खुद से सॉल्व करना है। एक रफ पेज लेके बैठो साथ में, है ना, उसको भी सॉल्व करना है, और उसके बाद जब आप सॉल्व कर लो, आपसे नहीं आए तो उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना है। चलो आओ फटाफट अब यहाँ पर अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हमें जो है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू गिवन है x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 4। ठीक है, ये हमें गिवन है ना, U इज इक्वल टू ये जो है हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है किस पोजीशन पर y मैक्सिमम है। हमें मालूम है कि स्लोप 0 होता है, तो du/dx की मैं बात करूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसको सॉल्व करोगे तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से 3 को कॉमन निकाल लो यार, तो 3 को कॉमन निकाल लोगे तो x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे यार, इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस 3x और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 2x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x² आएगा। तो x² और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x² आएगा। तो भाई अपना स्प्लिट करने वाला तो बिल्कुल सही है। चलो तो इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कर दिया, अब इसमें से कॉमन निकाल लो। फर्स्ट में से x कॉमन निकाल लो तो x माइनस 3 आ जाएगा, दूसरे में से +1 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर x माइनस 3 ही आएगा, है ना। तो अब x +1 को कॉमन निकालो तो x +1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x +1 इज इक्वल को भी 0 कर लो, x माइनस 3 इज इक्वल को भी 0 कर लो। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू हमें वापस से मिल गई। मतलब ये दोनों वैल्यू में से x की किसी एक वैल्यू के लिए यहाँ पर अपन को पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा और दूसरे किसी वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगा। किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, ये जानने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। मतलब डिफरेंशियल, अब ये एक बार तो मैं डिफरेंशिएट कर ही चुका था, है ना। अब दूसरी बार फिर कर दो, तो इसको डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² माइनस 6x माइनस 9 बाय dx ये करना है बेसिकली। इसको जब अपन दोबारा वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपन को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 6x माइनस 6। ठीक है, अब ये 6x माइनस 6 ये अपन को डबल डिफरेंशिएट मिल गया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मिल गया। अब ये दो पोजीशन है अपने पास, कौन कौन सी पोजीशन है, एक तो x इज इक्वल टू -1 और दूसरा x इज इक्वल टू 3। देख लो दोनों पोजीशन यहाँ पर पुट करके, है ना, यहाँ पर दोनों पोजीशन पुट करके देख लो कहाँ पर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव आता है और कहाँ पर नेगेटिव आता है। तो पुट करो फटाफट। तो जब मैं इस इक्वेशन में -1 पुट करूँगा तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन जो है माइनस पुट कर दो, तो 6 इंटू -1 -6, तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है वैल्यू, माइनस, तो -12 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है डबल डिफरेंशियल का वैल्यू, यहाँ पर जो है 3 पुट करो तो 6 इंटू 3 -6, तो यहाँ पर 12 आ जाता है। देखो एक जगह मैक्सिमम आया, एक जगह मिनिमम आया कि नहीं, एक जगह मैक्सिमम, एक जगह मिनिमम आया कि नहीं आया। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम आए, जहाँ पर भी मतलब पॉजिटिव आया, पॉजिटिव और नेगेटिव आया मतलब ये पॉइंट मैक्सिमा का है, नेगेटिव आया मतलब ये पॉइंट जो है मिनिमा का है। क्लियर है, मैक्सिमा मिनिमा का, समझ में आई बात। तो x, तो हमें यहाँ से ये साबित होता है कि x इज इक्वल टू 1 -1, इस पोजीशन पर हमें मैक्स मिलेगा और इस पोजीशन पर हमें मिनिमा मिलेगा। अब हमसे पूछा गया है कि वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी बताइए, तो मेरे को u मैक्स फाइंड आउट करना है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दोस्तों हमें क्या दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमें दिया था x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 4, है ना। तो सॉरी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें इतना दिया था। अब है मैक्सिमम वैल्यू किस पोजीशन पर है ना, u मैक्स किस पोजीशन पर, एट x इज इक्वल टू -1। तो आप यहाँ पर -1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है 9 मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू है 9। और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, u मिनिमम फाइंड आउट करना है किस पोजीशन पर, एट x इज इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पर आप पूरी इक्वेशन में 3 पुट कर दीजिए, 3³
-3 इंटू 3 स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर -23 मिल जाएगा। समझ में आई बात? -20। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है। क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ में आया क्या आपको मैक्सिमा और मिनिमा? तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं और आपको बेसिक सारा थ्योरी भी बता दिया है। ठीक है, अब आओ फटाफट से अपन मैक्सिमा मिनिमा के बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है परसेंटेज चेंज का देख लेते हैं कि परसेंटेज चेंज का क्या लोचा है। तो आओ फटाफट। यार आपने छठी क्लास में परसेंटेज चेंज तो पढ़ा ही होगा, है ना? ठीक है, यहाँ पर अपन ने परसेंटेज चेंज तो बचपन में पढ़ा ही होगा यार। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते? मान लो कोई वैल्यू है x, है ना, मान लो परसेंटेज चेंज अपन निकालते थे ऐसे। मान लो कोई वैल्यू है x जिसका वैल्यू भी 8 है। ठीक है, मान लो थोड़ा सा अपन वो ले लेते हैं। मान लो x का वैल्यू जो है 5 ले लो। ठीक है, थोड़ी देर बाद या मतलब इसका वैल्यू जो है ये इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू बदल के 10 कर दिया जाता है। तो हमें बताना है कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना, बिल्कुल बेसिक जो हम बचपन में पढ़ते हैं। तो परसेंटेज चेंज अपन कैसे निकालते हैं? चेंज कितना हुआ अपॉन इनिशियल इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं ना। परसेंटेज चेंज इन एक्स, परसेंटेज चेंज इन एक्स निकालने के लिए कितना परिवर्तन, कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ अपॉन इनिशियल जो था इनटू 100। तो मेरे को बताओ यहाँ पर चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 10 माइनस 5 मतलब 5। तो कैसे निकालेंगे? 5 अपॉन इनिशियल कितना था? 5 इंटू 100, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 100% चेंज। समझ में आई बात? तो ये बिल्कुल है ना दोस्तों, बिल्कुल 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 बेसिक अपना परसेंटेज निकालने का तरीका था जो अपन बचपन में फॉलो करते आए थे। अभी देखना कुछ अपन थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो अपन को थोड़ा सा बड़ा है ना। तो मान लो अपन को किसी कंडीशन में ऐसा दिया हुआ है कि y इज फंक्शन ऑफ x, है ना, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y की कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब किसी भी x की किसी वैल्यू के लिए हमें y का कोई ना कोई वैल्यू मिलने वाला है। तो ऐसा कभी सवाल आ जाए कि यदि मैं x में इतने परसेंटेज का चेंज करूं तो बताइए y में कितने परसेंट का चेंज आएगा। समझ में आई बात? मतलब मैं x में चेंज कर रहा हूं तो करस्पॉन्डिंगली y में भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो परसेंटेज चेंज पूछा है तो वो कैसे निकालते हैं, मेरी बात समझना ध्यान से, है ना। तो 3-4 चीज़ें होती हैं इस केस में। नंबर 1 टर्म जो है कि सबसे पहला तो चेंज बताइए कि चेंज कितना है। तो चेंज तो बड़ा सिंपल है यार, चेंज तो डेल्टा वाई निकाल दिया तो वो चेंज आ गया, है ना, चेंज। दूसरी चीज़ जो है अपन से टर्म जो है हमको मालूम होना चाहिए, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज कितना होना चाहिए, है ना। तो फ्रैक्शनल चेंज होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, है ना। मतलब यदि अपन ने y में कुछ चेंज किया, डेल्टा y किया, तो इनिशियल वैल्यू यदि y है तो फ्रैक्शनल चेंज विल बी डेल्टा y बाय y। समझ में आई बात? डेल्टा y बाय y, दैट इज दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। एंड थर्ड वन इज हमसे पूछता है कि परसेंटेज चेंज कितना है। तो क्या करना है, इसी फ्रैक्शनल चेंज को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? आपको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज। समझ में आई बात कि परसेंटेज चेंज क्या है। अब आओ, ये जो मैंने आपको इतनी चीज़ें पढ़ाई हैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ यार फटाफट से, है ना। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल की मुझे मज़ा नहीं आता है। मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, समझ में आई बात। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कभी एक आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है इफ़, पर एक क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ, है ना। इफ़ x इज increased by 100%, then find out percentage change in y। x में मैंने 100% का चेंज किया तो बताइए y में कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो समझना, मान लो पहली कंडीशन ऐसी दी है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। मान लो x1 की किसी वैल्यू के लिए y1 का एक वैल्यू हो, तो मतलब y1 इज इक्वल टू, देखना इधर पर देखो थोड़ा सा, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन है। अपन ने अब x को 100% बढ़ा दिया
है ना। x को 100% बढ़ाने का मतलब पहले x1 था, इसमें मैंने x1 का 100% बढ़ा दिया है। समझ में आई बात। 100% मतलब इसको समझना मेरी बात, इसको होगा x1 प्लस x1 इंटू 100/100 मतलब बेसिकली 2x1। तो जो अपना x2 हो गया मतलब अपन ने 100% इंक्रीज कर दिया x में, तो जो नया x2 हो गया x2 इज इक्वल टू 2x1 मतलब बेसिकली x1 डबल हो गया। 100% चेंज करने का मतलब बढ़ा देने का मतलब डबल हो जाना, ठीक है, बढ़ा दिया। तो y2 बताओ क्या हो जाएगा, y2 विल बी x2 स्क्वायर, और मैं यूँ कहूँ कि हो जाएगा 2x1 का स्क्वायर। ये वाली जो बात है ये फाइनल बात है, ये इनिशियल बात थी, ये फाइनल बात थी। हमें y का, मेरी बात समझना, y का इनिशियल वैल्यू मालूम है, y का फाइनल वैल्यू मालूम है। तो नंबर 1 मुझे क्या निकालना है भाई, चेंज, मतलब डेल्टा y निकालना। डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1, ठीक है। तो बताओ ये क्या आएगा, आप इसको देख लो, y2 इज इक्वल टू 4x1 स्क्वायर और इनिशियल क्या था x1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 3x1 स्क्वायर है ये क्या आ गया, चेंज। नंबर 2 हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज, है ना। तो फ्रैक्शनल चेंज मतलब डेल्टा y बाय y, है ना। तो डेल्टा y तो हमें मालूम था 3x1 स्क्वायर है, अपॉन इनिशियल वैल्यू x का तो x1 था ना, तो x1 आ जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं रे, सॉरी दोस्तों बच्चों, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। नहीं ठीक है, ऑल ओके। ठीक है, तो x1 स्क्वायर, समझ में आई बात। इनिशियल वैल्यू ऑफ y वाज x1 स्क्वायर, समझ में आई बात। दैट इज फ्रैक्शनल चेंज, मतलब यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज आ गया 3, ठीक है, 3/1। अब तीसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर निकालनी है परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा y बाय y, फ्रैक्शनल चेंज में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 3/1 इंटू 100 मतलब 300%। समझ में आया, अच्छे से देख लो एक बार, ये है पूरी स्टोरी यार, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। मतलब आपको ये है ना परसेंटेज चेंज निकालने का दोस्तों एक कन्वेंशनल मेथड है, अपन हमेशा बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, है ना, कि भाई पहले y1 था बाद में y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 तो चेंज आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन y1 इंटू 100, ये क्या आ गया, मतलब सॉरी 100 को छोड़ दो, फ्रैक्शनल चेंज और 100 कर दिया तो वो परसेंटेज चेंज बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। फिर ये स्टोरी है। अब सर इसमें डिफ्रेंसिएशन कहाँ आ रहा है, मेरी बात समझना, हाँ डिफ्रेंसिएशन कहाँ आ रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। यदि परसेंटेज चेंज बहुत छोटा है, ध्यान से सुनना, इफ परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, मतलब मान लो 2%, 3%, 4%, तो अपन डिफरेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं वो देखना, है ना। मान लो आपको गिवन है y इज फंक्शन ऑफ x, समझ में आई बात। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू मान लो x की पावर n ऐसा गिवन है। अच्छा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या dy बाय dx मेरे को ऐसा मिल जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, अरे बोलो, है ना। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि dy इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, अरे डी एक्स को उधर ले गया, मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अच्छा, अब पूरी इक्वेशन को मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो dy बाय y, है ना, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर n, मतलब इस पूरी इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, dy बाय y इज इक्वल टू n, और बताओ यहाँ पर क्या है, जब मैं अब याद रखना है ना, x n माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर n है, तो जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, समझ में आता है, माइनस n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये माइनस n से ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों सेम होते हैं तो एक्सपोनेंशियल ऐड हो जाता है, ठीक है, जो भी पावर में चढ़ा वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आएगा x की पावर माइनस 1, है ना, और x की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/x। तो यदि मैं इसको 1/x लिखूं तो मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा dx बाय x, ठीक है, क्या मिल जाएगा dx बाय x। तो इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, है ना, इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। समझ में आई बात। बताओ है क्या ये क्या है, मेरे को बताओ ये क्या है, क्या ये फ्रैक्शनल चेंज इन y है,
और ये क्या है, क्या फ्रैक्शनल चेंज इन x है। तो मेरी बात समझना, यदि आपको इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन y इज इक्वल टू n को सामने मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शनल चेंज इन x। समझ में आई बात। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी कंडीशन के लिए ये वाली चीज़ जो है वो वैलिड रहने वाली है, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर यदि दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू n dx बाई एक्स इंटू 100, तो मेरे को बताओ ये क्या है और ये क्या है। क्या ये परसेंटेज चेंज इन y है इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज चेंज इन x। समझ में आई बात। तो परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज चेंज इन x। सर 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 थोड़ा सा कम समझ में आया, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, समझो 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 सर, मज़ा नहीं आया। एक बार फिर समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझना इस चीज़ को, है ना। देखना एक बार में खेल खत्म हो जाएगा। मान लो आपको इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4, ठीक है, ये आपको इक्वेशन में दिया हुआ है। और ऐसा कहा गया है a में जो है परसेंटेज चेंज किया गया है वो 1% का है, परसेंटेज चेंज इन b जो है वो है 2% का, परसेंटेज चेंज इन c जो है वो है लेट्स से 3% का। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है परसेंटेज चेंज इन y, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सारे जो डिफरेंट, ये जो सारे परसेंटेज चेंज है ये बहुत छोटे हैं, है ना, बहुत छोटे हैं। तो जब भी छोटा परसेंटेज चेंज आएगा तब आपकी ये डिफरेंशियल वाला फॉर्म इसको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू, जो पावर में लगा हुआ है सामने आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस 3 सामने आ जाएगा 3 डेल्टा b बाई बी प्लस 4 डेल्टा c बाई सी। समझ में आई बात। पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना। तो बताओ क्या ये परसेंटेज चेंज इन y बन गया। तो परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन a प्लस 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन b प्लस 4 इंटू परसेंटेज चेंज इन c। समझ में आया क्या। तो परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन a कितना था 1%, तो 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू 2% प्लस 4 इंटू 3%, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन y कितना आ गया 2 प्लस 6 प्लस 12। समझ में आ गई बात। तो कितना परसेंट 20%। समझ में आया। तो परसेंटेज चेंज इन y कितना आ गया, परसेंटेज चेंज इन y इज इक्वल टू 20%। हमें इतने बड़े कन्वेंशनल मेथड पे जाना ही नहीं पड़ा, हम बिल्कुल इस बेसिक मेथड से जो हमने इसको कर लिया। समझ में आई बात। एक बार फिर आप देख लो इस चीज़ को, मैंने कैसे, आपको ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो रिवाइंड करो और एक बार फिर देख लो, ठीक है, मैंने ये कैसे करा है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी पावर में लगा हुआ हो तो उसको सामने ला के गुणा कर देना है, दैट्स इट, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो ये हो गया भाई साहब अपना परसेंटेज चेंज। एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, लास्ट एग्जाम्पल, है ना। लास्ट एग्जाम्पल जो है, मान लो आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, है ना। इफ P is increased by 3%, then find out percentage change इन काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है बच्चों, है ना। अभी आपको शायद याद ना हो लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये है, तो आपको क्वेश्चन में क्लियर कट कहा गया है कि मोमेंटम में 3% का चेंज किया गया है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितने % का चेंज आएगा। तो चूंकि क्वेश्चन देख के आपकी आंखें दम 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 चमक जानी चाहिए। भाई साहब 3% है, बहुत छोटा परसेंटेज चेंज है कि नहीं। अच्छा, बहुत छोटा परसेंटेज चेंज है, तो इन केस में अपन अपना जो है सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, तो जितनी कांस्टेंट चीज़ें हैं ना उसको भगाई दो, है ना। अपन को कोई मतलब नहीं है 2 से m से, अपन इनको हटा दो, अपन को सिर्फ पावर से मतलब है। तो 2 इंटू डेल्टा पी बाई पी, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा
परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पूरा टर्म हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। समझ में आई बात? तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, और परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम 3% गिवन, उसको यहाँ पर रख दो, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब 6%। समझ में आ गई बात क्या? तो मैं तो पता है मेरे को कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा सिंपल लगता है ये मेथड यार, है ना। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि भगवान करे ऐसा 2%, 3%, 4% या आ जाए तो अपन फटाफट से डिफरेंशियल फॉर्म लगा के सॉल्व कर लें। बार बार मैं आपको डिफरेंट चैप्टर्स में ये परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका आपको याद दिलाता रहूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये ग्राफिकल जो भी है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ग्राफिकल कॉन्सेप्ट और ये परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।